राज व्यवस्था में हम संरचना देखते हैं, उसकी प्रक्रिया देखते हैं और उसका काम देखते हैं। जैसे अगर हम लोग यह नहीं जानते हैं कि संविधान क्या है और संविधान क्यों है, तो भारत का संविधान क्यों लिखा गया, कि भारत में संविधान के अनुसार काम हो रहा है। अगर एक लाइन आपसे कह दिया जाए और आप अगर सत्ताधारी दल के समर्थक हो, पढ़ने की सामग्री इतनी ही होगी और पढ़ने के समय जैसा मैंने आपसे कहा कि आप एजेंट नहीं बनोगे जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग इत्यादि का। गुड इवनिंग। तो कब से आप लोग बैठे हैं? 2 बजे से। आप ही लोग दोनों? और लोग थे, परेशान होके चले गए? हाँ, स्वाभाविक भी है, इतने लोगों को झेलना एक ही साथ है कि हाँ, होनी तो नहीं, होनी तो चाहिए। यहाँ पे एक और भी शायद है, कोई कॉपी तो छोड़ के गए हैं। इधर एक कॉपी है, तो कोई बैठा था? अच्छा, ऐसे ही है पहले से? अच्छा, तो चलिए ठीक है। मुझे बताया गया है कि आप लोगों के साथ ये साझा करना है कि रणनीति क्या होनी चाहिए पढ़ने की। नहीं, अब तक कौन कौन सा विषय हुआ? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और अब क्या होना है? पॉलिटी। ठीक है। रणनीति बहुत ज़रूरी है। बात भी सही है कि रणनीति सही होनी चाहिए। और आप लोग जिसके सामने बैठे हैं उसकी एक कमज़ोर आदत है, जो मैं पहले बता दे रहा हूँ, कि वह कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जिससे आप दिग्भ्रमित हों। या जो सामान्य तौर पर होता है कि केवल लुभावनी बातें की जाएं, जो आप लोग भी समझते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और निष्कर्ष यह लिया जाए कि बस इसमें रखा क्या है, यूं ही हो जाएगा। ये सामान्य तौर पर इस तरह के क्लासेस में होता है। नहीं, वही बताया जाता है जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, ताकि आप वही सब सुन के और आ जाएं, और फिर आपका भविष्य जो है मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं वैसा कुछ भी नहीं बताऊंगा, है ना, कुछ भी नहीं। और
रणनीति का जो पहला हिस्सा है, मेरी समझ से यहाँ शायद लिखा भी हुआ है कुछ रणनीति करके, हाँ यहाँ किसी का होगा वो ऐसा लिखा हुआ, जो बताने वाले होंगे उनका। सबसे पहला हिस्सा होता है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो यह मालूम हो, है ना। अगर यही नहीं मालूम होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो रणनीति किस बात की। घूमने जा रहे हैं, रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या सामान ले जाना है, कितने दिनों में घूमना है, सारा होना चाहिए। लेकिन यही नहीं पता हो कि पर्वतीय क्षेत्र में जाना है या समुद्री क्षेत्र में जाना है, तो रणनीति तो बनेगी लेकिन वो ठीक नहीं बनेगी। नहीं, तो पहले तो यह जानना है कि हमें पढ़ना क्या है। जो इधर जो अभी जो सुनने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पर जो लिखा जाता है, इंग्लिश में पॉलिटी लिखा जाता है और हिंदी में राज व्यवस्था, नहीं यही लिखा जाता है ना। परंतु बेटा जब आप लोग सिलेबस देखिएगा तो ये जो है गलत है। सिलेबस में ऐसे नहीं लिखा हुआ है। जो पाठ्यक्रम आपको मिलेगा उस पाठ्यक्रम में इसके स्थान पर लिखा होगा संविधान और राज व्यवस्था। अब बाजार में एक फैशन है, या तो जीवन कम है इसलिए लोग केवल पॉलिटी बोल देते हैं, या पॉलिटी बोल के दिग्भ्रमित कर देते हैं। सिलेबस आपको पॉलिटी नहीं बताता, सिलेबस आपको संविधान और राज व्यवस्था बताता है। इसके अलावा गवर्नेंस आपको मिलेगा, सामाजिक मुद्दे आपको मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मिलेगा। तो वास्तव में आपको जो पढ़ना है वह है संविधान और राज व्यवस्था, और उसके बाद आता है अभिशासन, उसके बाद आता है सामाजिक मुद्दा, और फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है ना, इस पेपर में ये बातें आती। अब जब हम राज व्यवस्था बोलते हैं, यह तो बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाता है। ठीक है, व्यवस्था पढ़ने के पहले हमें संविधान पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक संविधान नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी व्यवस्था क्यों है, किस प्रकार की है और क्या काम करती है, राज व्यवस्था क्यों है, कैसी है और क्या काम करती है, यह तभी जानेंगे जब हम क्या जान लेंगे, संविधान, है ना। संविधान सैद्धांतिक पक्ष है, राज व्यवस्था उसका व्यवहारिक पक्ष है। राज व्यवस्था में हम संरचना देखते हैं, उसकी प्रक्रिया देखते हैं और उसका काम देखते हैं। जैसे
राज व्यवस्था में मान लो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका में क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना। लेकिन राष्ट्रपति का पद कैसा है वह तो यहाँ से मिलेगा। राष्ट्रपति क्यों है वह यहाँ से मिलेगा। राष्ट्रपति को क्या करना है वह यहाँ से मिलेगा। विधायिका है तो विधायिका क्यों है, विधायिका कैसी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, वह यहाँ मिलेगा। और विधायिका को क्या काम करना है वह भी यहाँ मिलेगा। तो जब तक हम संविधान को नहीं जानते, जब तक हम संविधान के प्रावधानों को नहीं जानते, तब तक हम राज्य व्यवस्था को जान ही नहीं सकते। लिहाजा हमें केवल राज्य व्यवस्था पढ़ने की योजना नहीं बनानी है, हमें संविधान पढ़ने की भी योजना बनानी पड़ेगी। अन्यथा हमारी जो शुरुआत है वही गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी? कि अगर आप क्लास से बाहर निकलोगे, सड़क पे जाओगे और वहाँ किसी से भी पूछोगे कि प्रधानमंत्री का क्या काम है, अपनी मम्मी से पूछोगे, अपने पिताजी से पूछोगे, अगर अनपढ़ भी हों तो बता देंगे 2-4 लाइन की प्रधानमंत्री को ये काम करना है। हो सकता है प्रधानमंत्री न जाने तो बोल देंगे नरेंद्र मोदी से ये काम उम्मीद करते हैं कि ये काम करे, वो काम करे, है ना। तो अगर हम लोग पॉलिटी कहते हैं तो आपको लॉलीपॉप देते हैं कि देखो इसमें रखा क्या है। ये तो एक रिक्शा वाला भी बता दे रहा है, एक अनपढ़ भी बता दे रहा है, राह चलने वाला भी 10 लाइन बोल दे रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, देखो सब बोल रहा है। लेकिन क्या सबको मालूम है राज्य व्यवस्था और संविधान? नहीं मालूम है, लेकिन बोल तो सब दे रहा है। तो आपको भी इसी तरह से लॉलीपॉप दिया जाता है, यह कहते हुए कि बेटा कुछ नहीं है, इसमें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ना है। फिर समस्या क्या है? जो मूल मुद्दा है वह कहां पर है? संविधान में। और संभवतः आप मानेंगे कि भारत में अधिकांश लोगों ने संविधान देखा भी नहीं है, अगर देखा हो तो पढ़ा नहीं है। और बिना पढ़े अगर आप किसी चीज के बारे में बोलने लगें तो कितना बढ़िया बोल पाएंगे। अगर मुझे शरीर की संविधान की जानकारी नहीं है तो मैं शरीर के अंदरूनी हिस्सों के बारे में विद्वता से बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। वो तो पढ़ने वाला बोलेगा, नहीं पढ़ने वाला बोलेगा। तो जब भी हम लोग रणनीति बनाएंगे, इस रणनीति का 2 हिस्सा होगा। एक हिस्सा होगा संविधान, पहला, ठीक है ना। और दूसरा होगा राज व्यवस्था। सबसे पहले तो यह करेंगे कि पहला क्या होगा? संविधान होगा और दूसरा होगा राज व्यवस्था। अब संविधान को किस मकसद से पढ़ेंगे? संविधान को थ्योरी के मकसद से पढ़ेंगे, सिद्धांत के मकसद से पढ़ेंगे, ताकि प्रैक्टिकल कहाँ होना है? राज्य व्यवस्था में। तो हम यह समझ सकें कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे और ऐसा किस काम के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 3 बातें जानेंगे। एक, इसकी संरचना, दूसरा प्रक्रिया, और तीसरा व्यवहार, ठीक है। और जानने की व्यवस्था कहाँ से मिलेगी हमें? जानने की व्यवस्था हमें मिलेगी कहाँ से? संविधान से, ठीक है ना। जानने की व्यवस्था मिलेगी हमें
संविधान से। अब सवाल उठता है कि हम लोगों को संविधान में क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो संविधान में सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे इसकी अवधारणा। क्या चीज? अवधारणा। संविधान क्या है, संविधान क्यों है। अगर हम लोग यह नहीं जानते हैं कि संविधान क्या है और संविधान क्यों है, तो भारत का संविधान क्यों लिखा गया, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या खामी है, उसमें क्या अच्छाई है, उसकी क्या बुराई है, यह तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो हमें जानना होगा इसकी अवधारणा और भारतीय संविधान की स्थिति। समझ गए? हमें यह पढ़ना होगा सबसे पहले। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पर, जब भी आप कोई संविधान या कोई किताब पढ़ते हो, जैसे ही किताब खोलोगे तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ मिलेगा? वहाँ पर आपको मिलेगा प्रस्तावना। किताब की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रस्तावना से, है ना। तो प्रस्तावना पढ़ेंगे। अब प्रस्तावना भी क्यों पढ़ेंगे? जब तक आप किसी भी किताब या किसी दस्तावेज की प्रस्तावना नहीं पढ़ते हो, तो उस किताब या उस दस्तावेज में जो लिखा हुआ है, जो चैप्टर दिया गया है, वह किस मकसद से लिखा गया है, किस उद्देश्य से लिखा गया है, उसकी समझ नहीं होगी। तो प्रस्तावना अगर हम समझ गए हैं तो संविधान को समझना सरल होगा। अगर हम प्रस्तावना समझ गए हैं तो फिर राज व्यवस्था की जो संस्थाएं हैं, वह संस्था प्रस्तावना के अनुसार काम कर रही है या नहीं, यह ज्ञात करना आसान हो जाएगा। उदाहरण देता हूँ। प्रस्तावना के बारे में अगर आप लोगों ने सुना भी हो थोड़ा बहुत, तो उसमें लिखा हुआ है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ऐसा है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, मान लो। जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो यह पता करना आसान हो जाएगा कि ये धर्मनिरपेक्षता को लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो संविधान के अनुसार काम हो रहा है, अगर कर नहीं रहे हैं तो संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है। तो प्रस्तावना यदि हम जान लेते हैं तो हमें देश का सपना मालूम हो जाता है, देश का आदर्श मालूम हो जाता है, और जिन संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करने की, वो कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी समझ हो जाती है। ठीक है ना। अब प्रस्तावना के बाद तीसरे नंबर पर हमें पढ़ना होता है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मैं डीपीएसपी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और तीसरा मौलिक कर्तव्य। अब देखें, किताबों को पढ़ोगे तो किताबों में तीन अलग अलग चैप्टर होता है, और उसमें आप घर जाके देखिएगा भी तो लिखा रहता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है ना, या मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। अंतर बताने पर बल दिया जाता है। तीनों के बीच में संबंध क्या है, तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, मौलिक अधिकार के बाद ही नीति निर्देशक क्यों लिखा गया, नीति निर्देशक के बाद ही मौलिक कर्तव्य क्यों लिखा गया। लिखा तो गया, लेकिन क्यों लिखा गया हम यह नहीं जानते। ठीक है ना। तो यह जानने की आवश्यकता है। जैसे शरीर में जो अंग जहां पर है, अगर अंग बदल दिया जाए तो शरीर ठीक रहेगा? पूछ रहा हूं आपसे। नहीं ठीक रहेगा। जो ये संरचना बनी हुई है, इसको उधर रख दिया जाए, उसको इधर रख दिया जाए, तो ठीक लगेगा? यानी एक व्यवस्था होनी चाहिए
तो पहले ये क्यों लिखा गया, बाद में ये क्यों लिखा गया, उसके बाद ये क्यों लिखा गया, और तीनों का आपसी अंतर संबंध क्या है, किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह हमें जानने की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो जब हम कोई अध्ययन करते हैं, वह अध्ययन अंतर विषयी होना चाहिए और अंतरा विषयी होना चाहिए। अंतर विषयी का क्या मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक विषय हैं, उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, और एक ही विषय के भीतर भी अलग अलग विषय होते हैं, तो हमें उसका भी अध्ययन करना चाहिए। जब तक हम उन सारी चीज़ों का एक साथ अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक संपूर्ण अध्ययन नहीं हो पाएगा। उदाहरण फिर दे रहा हूँ कि मान लो कि एक डॉक्टर है, वो नाक का अध्ययन अलग कर लिया, कान का अध्ययन अलग कर लिया, गले का अध्ययन अलग कर लिया, हृदय का अध्ययन अलग कर लिया, तो वह समझ लेगा कि सभी का संबंध क्या है। अगर सभी का अलग अलग अध्ययन कर लिया तो अंतर संबंध समझ लेगा। मान लो कि मुझे नाक के बारे में जानकारी मिल गई, ठीक है, और 2 दिन के बाद मुझे कान के बारे में जानकारी मिल गई, तो नाक और कान को जोड़ने वाला कौन है ये पता चलेगा क्या मुझे? ये पूछ रहा हूं मैं, बोलो। अच्छा, दूसरे तरीके से समझो। अगर मुझे कलकत्ता की जानकारी मिल गई, जिसको कोलकाता कहते हैं अब, और मुझे दिल्ली की जानकारी मिल गई, तो दिल्ली से कलकत्ता कैसे जाना है पता चल गया? नहीं मिले ना, वही पूछ रहा हूं, नहीं मिले ना। तो नहीं मिली, इसका मतलब है कि हमें दोनों का आपसी संबंध भी तो पढ़ना पड़ेगा। अगर हम दोनों का आपसी संबंध नहीं पढ़ेंगे तो हम यह तो जान ही नहीं पाएंगे ना कि ये क्यों ऐसे है, क्यों एक दूसरे के साथ है ना। बात समझ में आई? तो अंतर संबंध को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब सोचो कि जब अंतर संबंध को पढ़ेंगे, किसी भी चीज का अंतर संबंध पढ़ोगे, तो जटिल होगा कि सरल होगा? जटिल होगा, है ना, कि सरल हो जाएगा? जब 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला के पढ़ने लगोगे तो सरल होगा कि जटिल हो जाएगा पढ़ने में? सोच के बोलो। पढ़ने में जटिल हो जाएगा। कैसे होगा? कभी स्वेटर बुनना वगैरह देखे हो, या नेट पे देखना, जब 10 तरीके का रंग लेकर बुना जाए तो सरल होगा या एक तरीके का रंग लेकर? एक तरीके का। जितना ज्यादा रंग मिलाओगे उतना सरल होगा कि जटिल होगा? जटिल होगा। तो जितने विषयों को मिलाओगे उतना ही जटिल होगा, होगा ना। तो कुशलता कम चाहिए कि ज्यादा? जब जटिल होगा तो कुशलता कम चाहिए कि ज्यादा? जितना मामला जटिल होगा तो उतनी कुशलता अधिक चाहिए कि कम चाहिए? कुशलता समझते हो ना, स्किल, कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा चाहिए। ठीक है ना। अब हम बोल दें कि बस बस कुछ नहीं है इसमें, कैसे कुछ नहीं है? कुछ तो है। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसके अंतर संबंध को समझना है। ठीक है। और जब इसके अंतर संबंध को समझेंगे तो फिर चौथे नंबर पर हमें मिलेगा क्या चीज? संविधान संशोधन और मौलिक ढांचा। क्यों संशोधन करेंगे? क्योंकि समय के साथ चीजें क्या हो रही हैं? बदल रही हैं, है ना। तो समय के साथ जब चीजें बदलेंगी तो इनको पढ़ने का तरीका भी क्या होगा? एक ही रहेगा या बदलेगा? बदलेगा। आवश्यकताएं बदलेंगी तो संविधान में संशोधन करना होगा, लेकिन ढांचा क्या बदलेगा?
जैसे आपका शरीर है, समय के अनुसार आपके शरीर में बदलाव आया, लेकिन क्या 206 की जगह पे 306 हड्डियां हो गई? नहीं, ढांचा तो वही रहेगा ना। मानव शरीर का ढांचा आपको मिला है तो ढांचा तो वही रहेगा। संशोधन किस में होना है? ऊपर वाली संरचना में। तो संविधान में संशोधन होगा लेकिन ढांचा तो बना रहेगा। अगर ढांचा ही बदल गया तो फिर तो संविधान गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या पढ़ना है? संविधान संशोधन के साथ साथ ढांचा। ठीक है। अब इन सारी चीजों को जब आप पढ़ लोगे, जैसे आप लोगों ने क्लास किया है, पढ़ाई की है, समाज में रहा है या रहे हैं आप लोग, परिवार ने समझाया है आप लोगों को, तो जितना भी अभी तक आप लोगों को बताया गया है, आप यहां पर जिस तरह से बैठे हो, इसमें बैठने का तरीका शामिल है कि नहीं? शामिल है। क्या ये तरीका केवल विद्यालय के ज्ञान से प्राप्त हुआ है या माता पिता के संस्कार से भी? संस्कार से भी। क्या समाज से प्राप्त हुआ है कि नहीं? उससे भी हुआ है। क्या शिक्षा से प्राप्त हुआ है कि नहीं? उससे भी हुआ है। ठीक है ना। अब ठीक उसी तरह से ये सारी चीजों को हम समग्र रूप क्या देते हैं, यानी सारांश क्या देते हैं? तो हमें अगला टॉपिक मिलता है संवैधानिक नैतिकता। क्या चीज मिलता है? संवैधानिक नैतिकता। अब ये बताओगे कि आप जिस तरह से बैठे हो, क्या ये किसी कानून में लिखा हुआ है? जैसे बैठे हो आप, क्या किसी कानून में लिखा हुआ है कि ऐसे ही बैठना है? नहीं लिखा हुआ। लेकिन आपको लगता है कि हमें ऐसे बैठना चाहिए, है ना। तो लगता है, इसका मतलब कि वो जो लगता है वो कोई मशीन वाली चीज नहीं है, वो नैतिकता से संबंधित है, अपने मूल्यों से संबंधित है। तो नैतिकता यहाँ पर आती है कि इतना जो आपने पढ़ा है, इतना जो आपने जाना है, तो उसको कैसे लागू करना है। तो यहाँ पर नैतिकता आ जाएगी और एक और तकनीकी पूर्ण शब्द आएगा और वह शब्द है संविधान वाद। क्या शब्द है? संविधान वाद। ठीक है ना। तो ये जो अंतिम वाला आप देख रहे हो, संवैधानिक नैतिकता और संविधानवाद, ये होगा क्या कि अब तक जितना संविधान आपने पढ़ा है उसका निचोड़ आपको मिलेगा। ठीक है ना। आपको यह ज्ञात होगा कि क्या भारत में संविधान से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अब यह समझो कि भारत में संविधान के अनुसार काम हो रहा है। अगर एक लाइन आपसे कह दिया जाए और आप अगर सत्ताधारी दल के समर्थक हो तो आप तो खुल के कहोगे एकदम संविधान के अनुसार काम हो रहा है, और आप अगर विपक्ष के हो तो आप बोलोगे एकदम काम नहीं हो रहा है। तो आपका जो उत्तर आया ये तो विद्यार्थी के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में आ गया, या जाति के एजेंट के रूप में आ गया, या धर्म के एजेंट के रूप में आ गया, या संप्रदाय के एजेंट के रूप में आ गया, या क्षेत्र के एजेंट के रूप में आ गया। तो आप बोलने लगोगे कि नहीं, भारत का प्रधानमंत्री तो अविश्वसनीय है, अवतरित आदमी है, और विपक्ष वाला बोलेगा कि सबसे खराब प्रधानमंत्री है, ऐसे बोलने लगेगा ना। ठीक है ना। तो दोनों ही गलत हो जाएगा। तो आप जब आप संविधान पढ़ोगे तो आपको संतुलन बताया जाएगा कि आप संतुलित रहो। आप दल के एजेंट नहीं हो, आप जाति के एजेंट नहीं हो, आप संप्रदाय के एजेंट नहीं हो, आप लिंग के एजेंट नहीं हो, आप क्षेत्र के एजेंट नहीं हो, आप विषय के विद्यार्थी हो, और विषय को विषय के अनुसार समझो। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम पहले संविधान को जानेंगे और यह हमें पता चलेगा कि हमारा संविधान हमसे क्या चाहता है और हमारा संविधान हमको क्या देता है। दो बातें क्लियर होंगी। हमारा संविधान हमसे क्या चाहता है और हमारा संविधान
हमको क्या देता है। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। अब यही सब कुछ जानने के बाद हम लोग कहाँ पर आएंगे? राज व्यवस्था में। कहाँ पर प्रवेश करेंगे हम लोग? राज व्यवस्था में। यही दूसरा हिस्सा था ना, बात समझ में आई? हम प्रवेश करेंगे कहाँ पर? राज व्यवस्था में। और जब हम लोग राज व्यवस्था में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? यहाँ पर हमें पहले पढ़ने को मिलेगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, ये सबसे सरल चीज है जो आपको मालूम होता है कि हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? कार्यपालिका पढ़ना पड़ेगा, विधायिका पढ़ना पड़ेगा, न्यायपालिका पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, मंत्री परिषद पढ़नी है। विधायिका पढ़ेंगे तो संसद पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, है ना, ये सब पढ़ने हैं। और न्यायपालिका पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायपालिका संबंधित बातें पढ़नी। ठीक है ना। अब यह समझना है कि इन तीनों को जो काम करना है वह काम कहाँ से मिलेगा? संविधान से ही, है ना। तो यह भी आपको मालूम होगा कि जो बातें संविधान में लिखी गई हैं, संविधान उतनी बातों तक ही नहीं है, संविधान उससे आगे है। जैसे न्यायपालिका के निर्णय से संविधान की व्याख्या क्या होती है? बदल जाती है। आप लोग को न्यायपालिका का निर्णय वगैरह मालूम है? एक आध न्यायपालिका जब कोई निर्णय देती है ये तो मालूम है ना। अच्छा, दिल्ली में कब से हैं आप लोग? 1 महीने से, दिवाली के पहले से। तो दिवाली के समय में न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया मालूम है? चलो मैं बता देता हूँ। दिल्ली में दिवाली के समय न्यायपालिका निर्णय दिया कि न्यायपालिका दिल्ली में आप ग्रीन पटाखा जला सकते हैं। ठीक है। अब संविधान में पटाखा जला सकते हैं या नहीं ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिवाली में आप ग्रीन पटाखा जला सकते हैं। अब इसका संबंध आपके धार्मिक अधिकार से भी है और इसका संबंध प्रदूषण से भी है। तो न्यायपालिका जो निर्णय देती है, संविधान की व्याख्या उसके अनुसार भी होती है। जो चीज संविधान में लिखा हुआ है केवल उतना ही संविधान नहीं है। संविधान की व्याख्या जैसे जैसे न्यायपालिका करती है उसी तरीके से संविधान की व्याख्या भी बदलती है। तो जब संविधान की व्याख्या बदल गई तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? केस भी जानना पड़ेगा। केस का मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा है, उस मुकदमे में क्या निर्णय दिया गया, उस निर्णय के अनुसार कार्यपालिका को भी काम करना पड़ेगा, विधायिका को भी काम करना पड़ेगा और खुद न्यायपालिका को भी काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमें विस्तार से इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, न्यायपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में और विधायिका के बारे में। किसके संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा? संविधान के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो 3 संस्थाओं जिसकी जानकारी सबको होती है, कार्यपालिका पढ़ना है, विधायिका पढ़ना है, न्यायपालिका पढ़ना है, इन तीनों को पढ़ने के बाद हम दूसरे चरण में जब आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें पढ़ना है संघ राज्य संबंध। सुने हैं ये शब्द? केंद्र राज्य संबंध ऐसा सुने होंगे। अब पहली नज़र में समझिए कि जब 2 के बीच संबंध की बात होगी तो सरल होगा या जटिल होगा? जटिल होगा, कठिन होगा ना। तो संघ राज्य संबंध तो कठिन हो गया। अब हमको संबंध पढ़ना पड़ेगा। और संबंध क्या एक ही विषय का होता है या अलग अलग विषय का होता है? अलग अलग विषय का होता है ना। जैसे धन के संदर्भ में संबंध क्या है ना। तो यहाँ पर हमें अलग अलग संबंध पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद हमें इसके साथ साथ आपातकाल पढ़ना पड़ेगा कि आपातकाल से संबंधित प्रावधान क्या है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ हमें पढ़ना पड़ेगा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब क्या हुआ, पंचायती राज संस्था क्या होती है, शहरी निकाय क्या होते हैं। और यहाँ पर आपको मजे की बात बताऊं, जब आप सिलेबस देखोगे तो स्थानीय निकाय मुख्य परीक्षा में नहीं है, सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन यूपीएससी ने लगातार उससे सवाल पूछा है। उसका कारण है कि जब आप स्थानीय निकाय पढ़ोगे तो स्थानीय निकाय पढ़ना किसके संदर्भ में पड़ेगा, अभिशासन। देखो अभिशासन अलग है, लेकिन पढ़ रहा है उसके संदर्भ में, तो अभिशासन के साथ स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय के साथ क्या पढ़ना पड़ेगा, अभिशासन पढ़ना पड़ेगा। तो हमको पंचायत के बारे में भी जानना होगा, हमको नगर पालिका नगर निगम के बारे में भी जानना होगा, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम करना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए, इसके बारे में हमको जानना होगा, ठीक है ना। फिर जब आप स्थानीय निकाय पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक अनुच्छेद मिलेगा, अनुच्छेद 40। और ये अनुच्छेद 40 कहाँ पर है, नीति निर्देशक तत्व में है, जो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यह भी जानना होगा कि अनुच्छेद 40 में क्या है, उस पर गांधी जी की क्या राय है, राम राज्य का क्या मतलब है। ये सब जितने भी शब्द आपको वहाँ मिल रहे हैं, सभी की जानकारी आपको यहाँ पर स्थानीय निकाय में समझनी पड़ेगी, है ना। अब इन सभी चीज़ों से आगे निकलेंगे हम, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे संस्थाएं। क्या पढ़ेंगे, संस्थाएं। अब ये संस्थाएं क्या होती हैं, हमारा सिलेबस कहता है कि संस्थाओं को 3 भाग में बांट दो। 3 तरह की संस्था। पहली संस्था संवैधानिक संस्था, यानी संविधान में जो संस्था का नाम दिया हुआ है, जैसे निर्वाचन आयोग संविधान की संस्था है ना, वित्त आयोग संविधान की संस्था है, सीएजी नाम सुने हैं ना सबका, संविधान में लिखा हुआ। तो जो संस्था संविधान में लिखा, यूपीएससी संविधान में लिखा हुआ, तो ये संवैधानिक संस्था हो गई। फिर दूसरा क्या है, अब लिखा होगा संविधिक संस्था। संविधिक का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई भी संस्था जिसको संसद ने अपने कानून से बनाया है, ऐसी कोई भी संस्था जिसको संसद ने अपने कानून से बनाया है। जैसे एनएचआरसी नाम सुने हो, एनएचआरसी का मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऐसी संस्थाओं को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है अर्ध न्यायिक संस्था, ठीक है, अर्ध न्यायिक संस्था। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नाम सुने हो, एनजीटी वगैरह का, कैट का। तो ये संस्थाएं हमें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। अब इन सभी संस्थाओं से क्या अपेक्षित है कि वे संविधान की भावना के अनुसार काम करें, संवैधानिक नैतिकता के अनुसार काम करें, है ना। तो चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे सीएजी हो, जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये संस्थाएं संविधान के अनुसार काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये बताना पड़ेगा। जैसे ये सिलेबस समझ गए आप लोग, हटाऊं इसको। अब देखो, हमने कहा जैसे, आप में से कोई बिहार का भी है, आप हैं, अच्छा। अभी बिहार में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, ठीक है ना, चुनाव चल रहा है, और चुनाव के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि एक आदमी जिसकी छवि कुछ विशेष प्रकार की है,
वह 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग की संहिता कहती है कि 2-3 गाड़ी से ज्यादा नहीं ले चल सकते। तो क्या निर्वाचन आयोग सही तरीके से चुनाव करा रहा है या नहीं करा रहा है? संविधान की भावनाओं के अनुसार वह काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, यह हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भी किससे जोड़ना पड़ेगा? संविधान से। तो जब भी हम रणनीति बनाएंगे तो हम संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों को मिलाकर बनाएंगे। ये आपकी रणनीति का पहला हिस्सा होगा। तो जब भी रणनीति बनाओगे, उसका पहला हिस्सा होगा आपके सिलेबस का स्पष्टीकरण। ठीक है ना? सिलेबस को तो पहले क्लियर करो कि वो है क्या चीज। ठीक है ना? उसकी समझ हमें होनी चाहिए। अब दूसरी चीज जो आपकी होती है आपकी रणनीति में, वह चीज होती है कि आप इन चीजों को कहां से पढ़ोगे। ठीक है? और न सिर्फ कहां से पढ़ोगे, बल्कि जो पाठ्य सामग्री है एवं संबंधित मुद्दा। अब देखो, पाठ्य सामग्री क्या होती है, आपको क्या पढ़ना है, यहां पर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दा क्या है? कौन सी किताब पढ़नी है? तो मेरा अपना मानना है, और मैं क्लास में भी उसी तरह से काम करता हूं जैसा मैं बोल रहा हूं, कि इसमें सबसे पहली जरूरत होती है संविधान की। आपको संविधान खरीदना पड़ेगा, भारत का संविधान। मैं डीडी बसु नहीं बोल रहा हूं, संविधान जिसमें अनुच्छेद और केस लिखे हुए रहते हैं, वो आपको खरीदना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही लोकप्रिय है डीडी बसु, है ना, सभी जानते हैं उसका नाम। लेकिन डीडी बसु के अलावा एक किताब है बीके शर्मा। बीके शर्मा, डीडी बसु की किताब में जितनी बातें लिखी हुई हैं, उतनी ही बातें बीके शर्मा में भी लिखी हुई हैं, लेकिन बीके शर्मा की किताब की भाषा सरल है, बस अंतर यही। और बीके शर्मा भारत के विधि मंत्रालय के सचिव रहे हैं, तो ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, विधि मंत्रालय में सचिव भी रहे, आईएएस अधिकारी। तो इनकी किताब की भाषा सरल है। एक तो वो पढ़ना है। तीसरा, जहां मैं जिस संस्था में खड़ा हूं, मैं यहां पर जो क्लास नोट्स है, कक्षा नोट्स, और चूंकि मैं अपने क्लास नोट्स के बारे में कह रहा हूं, तो मैं बहुत साफ गोई से कह रहा हूं कि मेरी बातों पर विश्वास न करें। जो क्लास नोट्स मैं देता हूं वह लगभग 400 से 450 पन्नों का होता है। आप यहाँ के बच्चों से अवश्य पूछ लें पहले कि सही में उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, और मिलता है तो उसकी क्वालिटी क्या होती है। बिना उनसे पूछे आप विश्वास न करें, क्योंकि हर आदमी अपनी अच्छाई ही बताता है। मैंने पहले ही कहा कि मैं उन लोगों में नहीं हूं, इसलिए क्लास नोट्स जो मैं देता हूं, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का, मैं दोनों विषयों में हूं, दोनों माध्यमों में काम करता हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अभी जैसे ही आपके साथ
वार्तालाप खत्म होगी, मैं इंग्लिश के क्लास में चला जाऊंगा। तो मैं कौन सा नोट्स देता हूं, उसमें क्या गुणवत्ता होती है कि भी नहीं होती, या आप निश्चित तौर पर क्लास कर रहे बच्चों से पूछिए। ठीक है ना, इतना आपको पढ़ना है। इससे ज्यादा अगर पढ़ना चाहते हो तो आप 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है, एक तो पढ़ने की सामग्री इतनी है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो यहाँ का प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, वो एक अलग होगा। अब पढ़ने की सामग्री इतनी ही होगी, और पढ़ने के समय जैसा मैंने आपसे कहा कि आप एजेंट नहीं बनोगे जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग इत्यादि का। ठीक है, तो अगर आप इन किताबों को पढ़ते हो, और दूसरा काम जो है यहाँ पर वह है उत्तर लेखन का, यानी आंसर राइटिंग का। ठीक है ना, केवल पढ़ने से नंबर तो आएगा नहीं, लिखने से आएगा, है ना। तो आपको लिखना भी पड़ेगा। और लिखना कब संभव होता है? लिखना संभव तब होगा जब आप 2-3 चीजें करोगे। पहली चीज क्या है कि मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, माफ करना, आपको रीडिंग करनी होगी, यानी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, यानी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तीसरा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब देखो, रीडिंग और रिवीजन में अंतर होता है। रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन, यानी दोबारा देखना, न कि दोबारा पढ़ना। समझ गए ना? तो रिवीजन में समय कम लगता है। बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं बोलते हैं हम रिवीजन कर रहे हैं, वो दरअसल दोबारा पढ़ रहे होते हैं। तो पढ़ोगे तो नहीं होगा, रिवीजन करोगे तो इससे क्या होगा, रिवीजन के साथ साथ रिटेन कर लोगे। रिटेन का मतलब अब रह जाएगा आपके पास। तो रिवीजन करना है, रिटेन करना है। ठीक है, ये आपका उत्तर लेखन। अब उत्तर लेखन में पिछले सालों का प्रश्न पत्र भी होता है, विगत वर्षों का प्रश्न पत्र, और साथ में नए प्रश्न। ठीक है ना, तो विगत वर्षों का प्रश्न पत्र भी होगा, नए प्रश्न पत्र भी होंगे, उनको लिखना है। ठीक, और लिख करके ईमानदारी से जांच करवानी है या खुद से जांच करनी है। अगर आप इस तरह से करते हो तो आप पुराना वीडियो भी देखोगे तो उसमें मैं बोलता हूं कि आपको 130 प्लस नंबर आना चाहिए। हम व्यक्तिगत तौर पर, मैं अपने क्लास में 100 नंबर को अपमान मानता हूं। ये ऑनलाइन बोल रहा हूं। 100 नंबर का मतलब होता है 40%, और 40% थर्ड डिविजनर लोग लाते हैं, जिनको किसी भी तरीके से योग्य नहीं माना जा सकता। और 40% अधिकांश लोग या उससे कम और भी नंबर लाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है आप लोगों की एक गाइड पर निर्भरता। एक गाइड है जिस पर, मैं नाम नहीं लूंगा उस गाइड का, जिस पर आप निर्भर करते हो। जब तक आप उस गाइड पर निर्भर रहोगे, 100 से ज्यादा की संभावना भी नहीं है, और आप सोचना भी मत। वह गाइड प्रारंभिक परीक्षा में कुछ हद तक काम आ सकती, कुछ हद तक। मुख्य परीक्षा में 0, प्रारंभिक परीक्षा में कुछ हद तक अवश्य। तो उस गाइड से जितनी दूरी बना के रखें, इस पेपर में उतना नंबर आएगा। यही कारण है कि पेपर 2 में नंबर कम आ रहे हैं। आप नेट पे जाओगे, आपको मिल जाएगा, पुराने छात्रों से मिलोगे, आपको पता चल जाएगा।
क्योंकि उस गाइड में सीमित जानकारी है, उसमें विश्लेषण नहीं हो सकता, उसमें केवल तथ्य दिए हुए हैं, आप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपनी रणनीति में, यहां मैं रणनीति की ही बात कर रहा हूं, आपको अपनी रणनीति में एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जो मैंने ये कहा है पाठ्यक्रम के बारे में, एक बोला जाता है कि करंट अफेयर, ठीक है ना, मैं उस चीज को विशेष तौर पर यहां पर लिख देता हूं। करंट अफेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो? समसामयिकी। हाँ, समसामयिकी। अब देखो, ये करंट अफेयर जो होता है ये कोई विषय नहीं है, समझ गए ना, ये विषय से जुड़ा हुआ है। आज अगर मौलिक अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय आ गया तो करंट अफेयर होगी। तो आप करंट अफेयर को अलग विषय मत समझो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका करंट क्या है यह जानो। अगर आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हो तो क्या न्यायपालिका ने मौलिक अधिकार के मुद्दे पर कोई निर्णय दिया है वह जानो। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, करंट अफेयर आपके पढ़ाई का ही हिस्सा है, ठीक है ना। इस तरह से आपको अपनी तैयारी का अगला चरण लेकर आना है। बात क्लियर कर पाया? ये अगला चरण है आपकी तैयारी का। अब अंतिम चीज संक्षेप में बता रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तैयार नहीं हो पाता है, याद नहीं हो पाता है, ऐसे ऐसे समस्या होती है, तनाव रहता है, बहुत तरह की बातें की जाती हैं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ प्रैक्टिस करना, तो क्या प्रैक्टिस करेंगे हम? प्रैक्टिस ऐसी कोई चीज नहीं है कि सब कुछ कर दिया और उसके बाद बैठ के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, आप अगर मान लो कि आप 60 मिनट पढ़ते हो, अगर आप 60 मिनट पढ़ते हो तो अनिवार्य तौर पर 60 मिनट पढ़ने के बाद आप 10 मिनट उसके बारे में सोचो, क्या पढ़ा आपने, और जो आपने सोचा उसको 5 मिनट में लिखो। चाहे डायग्राम बना के लिखो, चाहे चार्ट बना के लिखो, शॉर्ट में लिखो। अगर आप 120 मिनट पढ़ते हो तो 20 मिनट सोचो, 10 मिनट लिखो। समझ गए? जो सोच पाओगे और जो लिख पाओगे यही आपका होगा, बाकी सब आपका नहीं है। तो जो छूट गया उसको दोबारा पढ़ोगे, दोबारा सोचोगे, है ना, तब होगा। तो कितना पेज पढ़ा यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितना हम ले पाए, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा 60-10-5 का या 120-20-10, यानी जैसे जैसे आप बढ़ाओगे उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आप करते हो तो मेरा अपना मानना है कि संविधान और राज्य व्यवस्था में आप 130 या उसके ऊपर हर विद्यार्थी की अपनी योग्यता होती है, वो कैसे लिखता है, कैसे समझता है, किस बात को कितना बढ़िया से प्रस्तुत करता है ना, सब कुछ यहीं से नहीं होता है। इसलिए मैं वह नहीं हूं कि मैं कहूं कि आपकी सफलता में मेरा ही अधिकार है और मेरी ही योग्यता से आप पास हो रहे हो, नहीं, आपकी अपनी भी योग्यता होती है और मैं उसमें सहायक होता हूं, ठीक है। तो आपकी योग्यता में वृद्धि के लिए मैं प्रयास कर सकता हूं, ठीक है, अपना योगदान दे सकता हूं, है ना। आपको रास्ता बताया जा सकता है, उलझनें दूर करने की कोशिश की जा सकती हैं, प्रयास तो आप ही को करना है। डॉक्टर भी कहता है कि आप साथ दो मरीज को, वो कहता है कि चलो, अगर मरीज चलेगा नहीं तो डॉक्टर उसकी तरफ से चल नहीं पाएगा। अगर मान लो किसी का पैर टूटा है, प्लास्टर खुला है, तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा, थोड़ा चलो,
और वो बोले मैं नहीं चलूँगा, तो डॉक्टर उसकी तरफ से खुद चलेगा क्या? नहीं ना, डॉक्टर उसको चलाएगा। चलना तो उसी को है, ठीक है ना। तो कम से कम मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। ये मेरा वादा होता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा नहीं, मैं हर समय जहां आपको जरूरत होगी मैं साथ में रहूंगा। आपकी समस्या के समाधान में जितना संभव हो सकेगा वह काम मैं करूंगा। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, तो मैं मानता हूं कि आपकी रणनीति सही दिशा में जा सकती है और बिना किसी हाय तौबा के, बिना किसी तनाव के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। होता क्या है कि एक तो आपके दिमाग में आप खुद बिठा लेते हो, या समाज बिठा देता है, या माता पिता बिठा देते हैं, या शिक्षक बिठा देते हैं कि बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हो, आईएएस की तैयारी। अब वो शुरुआत में ही इतना बड़ा तनाव आ जाता है, दबाव आ जाता है कि अरे बाप रे, बहुत कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे होगा। तो जितना सजग रहोगे, साइकिल चलाते हो आप लोग, साइकिल गाड़ी को चलाते हो, अगर मान लो कि साइकिल या गाड़ी चलाने के पहले आपको बता दिया जाए कि एकदम रास्ते पर रहना, देखना किसी से लगे नहीं, तो लगने की संभावना कम होती है कि ज़्यादा? ज़्यादा हो जाती है। ठीक यहाँ भी वही स्थिति है, लेकिन आपको ऐसे बताया जाता है, ऐसे लग रहा हो कि कोई एवरेस्ट की चढ़ाई करने जा रहे हैं, इतना कोई बहुत बड़ा काम। क्योंकि अगर नहीं बताया जाएगा तो गरिमामय नहीं होते हैं, वो गौरवान्वित भी तो करना है कि कुछ विशेष काम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। मैं वैसा नहीं मानता। हाँ, पढ़ना है, मेहनत करनी है, सही दिशा में होना है। ये नहीं है कि लॉलीपॉप है कि बस बस कुछ मामला नहीं, बस शुरू करो अगले साल हो जाओगे, तब तो ये सब हो जाते ना। अभी कितना बड़ा झूठ होगा बताओ कि बोल दिया जाए बस बस एकदम कुछ नहीं, बस, है ना। ये तो पक्का झूठ होगा। लेकिन हमारा नहीं होगा ये कौन कह सकता है? ये सही है कि सबका नहीं होगा, लेकिन मेरा नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता। हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते। वो हमारा कर्म बताएगा, हमारा काम बताएगा। तो हम अपना क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं और ईमानदारी से काम करें, सही दिशा में रहें। जहाँ पर भी दिक्कत होगी वहाँ पर जो भी हमारे मेंटर हैं, जो भी हमारे शिक्षक हैं, उनसे पूछें और सीखने की भावना रखें। नेतागिरी न करें। नेतागिरी का मतलब कि हम खुद को दिखाने के चक्कर में, ऐसे लोग होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, दिखाने के चक्कर में। किसको दिखाना है? किसी को नहीं, अपना भविष्य बनाना है ना। अगर हम अच्छा कर जाएंगे तो ऐसे ही दिख जाएगा सबको। तो अगर इस तरीके से करते हो तो मेरा मानना है कि आप सफल हो सकते हो, ठीक है। तो यही मुझे कहना था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं कहना। बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ कहा होगा। अगर कुछ पूछना है तो संक्षेप में पूछ लो, फिर मैं, कोई भी अगर बात हो जो मैं नहीं बता पाया या नहीं बताया और आपको सुनना है, आप पूछ लो। किसमें? आपको बनाने में? अच्छा, चलो, नोट्स कैसे बनाते हो? चलो, मुझे मालूम हो गया। अब देखो, आप लोग क्या करते हो कि नोट्स आप बनाते हो, 10 किताबें 5 किताबें रखते हो और उसमें से कुछ कुछ छांट के लिख लेते हो, ठीक है। अब ये काम सबसे अच्छा कौन कर पाएगा? जो सारी किताबों को ठीक से पढ़ा हो। तो अगर हम अभी ठीक से पढ़े नहीं और नोट्स बनाने जा रहे हैं तो इससे घातक तो कुछ नहीं हो सकता। आप खुद ही गलत कर रहे हो। अब जैसा मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ क्लास नोट्स 400-450 पेज का दूंगा, तो मान लो कि आपको एक नोट्स यहाँ पर मिला, ठीक है ना। चाहे वो हैंड आउट के रूप में हो, चाहे क्लास में लिखवाया गया हो, तो आप इतना जगह छोड़ दो, यहाँ पर लिखो, ठीक है। जो किताब आपको बोली गई कि आप इसको पढ़ो, अब
जो टॉपिक यहाँ आपने पढ़ा और लिखा उसको आपने पढ़ा और लिखा। अब उसके बाद आप घर गए, दूसरी किताब पढ़ा, हो सकता है कि उसमें एक लाइन कुछ नई बात मिली हो, ये हो सकता है ना। ये भी हो सकता है न मिले, ये भी हो सकता है मिले। तो मिले तो आप उसको यहाँ पर नोट कर लो, आपका काम हो गया पूरा। जब पूरा टॉपिक खत्म होगा, सिलेबस खत्म होगा, तो आपके पास एक चीज रह जाएगी। तो ये जो नोट्स आप लोग बनाते हो, इसमें टाइम पास होता है और शायद ठीक से न भी बने, ये भी तो हो सकता है ना। तो जब आप हमारे पास आओगे, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता, तो मैं खुद आपको दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी कोई ऊपर से टपक के तो नहीं आया, मैं भी तो कुछ पढ़ के ही आ रहा हूं। तो मैं आपकी तरफ से 10 किताब पढ़ के आया, और 10 किताब पढ़ के जो उत्तम लगा वो आपको दिया। हमसे कोई छूट गया मान लो, तो आपने कहीं पढ़ा वहां से लिख लिया, नहीं समझ में आया तो क्लास में पूछ लिया, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो वो जो आप बैठते हो लिखने के लिए, उतना देर तो पढ़ोगे तो कोई समझ में आएगा, फिर उसका आंसर लिखोगे तो और समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये काम करने की जरूरत है, अपना समय भी बचाना है, ठीक है ना। सबके पास एक निर्धारित समय है 24 घंटे का, और सबके पास एक ही तरह का दिमाग है। तो आप दिमाग कंसंट्रेट करो, समय का सदुपयोग करो, और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ये तरीका है। और बताओ, सब ठीक है? अच्छा, तो बाकी सर लोगों ने बताया उससे कोई गलती तो मैंने नहीं कर दी है? ठीक है, कोई और अपेक्षा? पक्का? तो चलूं? धन्यवाद।